हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बनो आईएएस। और आपका फिर से स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम 46 ईयर के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम 1979 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस करते रहे। इस सीरीज में इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और इस यूनिट्स में से हम यूनिट नंबर 3 और 5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज द 8th वीडियो ऑफ द फर्स्ट यूनिट। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2004। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर 2001 सेंसस। तो 2001 सेंसस के हिसाब से हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है विच वन ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। सो द टू स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो आर हरियाणा एंड पंजाब। तो हमसे पूछा गया है कि दो स्टेट जिनका लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो हरियाणा और पंजाब है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट है द टू स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया आर मेघालय एंड मिजोरम एंड द थर्ड इज केरला हैज बोथ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो। देखिए, अब हम जानते हैं, अगर आपने सोसाइटी इंडियन सोसाइटी पढ़ी है एंड लेट्स से सेंसस को पढ़ा है, तो पंजाब एंड हरियाणा आर इंडीड द स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो, राइट। तो ये ऐसे स्टेट है जो एग्रीकल्चरल लेड स्टेट है और यहाँ पर जो लैंड ऑनरशिप इंपॉर्टेंट होती है एंड द सॉर्ट ऑफ देयर हैज बीन हायर फार्मर इनकम, उसके साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया है विच हैज लेड टू दिस परवर्स आउटकम ऑफ लोअर सेक्स रेशियो। साथ ही इसका मेजर रीजन तो यहाँ पर जो पैट्रियार्की है और जिसमें वुमेन को बर्डन समझा जाता है, दैट इज द मेन रीजन। सो दिस इज इंडीड करेक्ट कि जो दो स्टेट हैं उनमें हरियाणा और पंजाब ही ऐसे हैं जिनका लोएस्ट सेक्स रेशियो। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वी विल ट्राई टू यूज एलिमिनेशन आल्सो। So if we consider that first is correct, we can eliminate A and B. Now we are left with C and D, जहां पर 1 and 2 और 1 and 3 correct है, right? अब हम देखते हैं the two state with lowest population per square kilometer of area are Meghalaya and Mizoram, right? So I would say it is a relatively difficult question because you need to remember the density of the state and you also need to remember कि कौन से दो स्टेट हैं जिनकी लोएस्ट डेंसिटी है। अब अगर आप देखेंगे 2001 के सेंसस के हिसाब से जो लोएस्ट डेंसिटी का स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी डेंसिटी है 13% पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। इसके बाद जो स्टेट आता है वो स्टेट आता है मिजोरम, जिसकी डेंसिटी है 42% पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। सो यहां पर मेघालय ऐसा स्टेट नहीं है जो लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर और डेंसिटी। सो वी कैन एलिमिनेट 2। सो दैट इज द रॉन्ग आंसर। इससे आपका आंसर निकल आएगा कि आपका आंसर 1 and 3 होगा। लेकिन हम फिर भी थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। केरला हैज बोथ द लोएस्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड द सेक्स रेशियो। अब देखिए, केरला की लिटरेसी रेट है उसके बारे में पता ही है सबको, और आई वुड ऑल्सो से दैट इट इज इंडीड द स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो केरला ऐसा स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट भी ज्यादा है और सेक्स रेशियो दोनों ही ज्यादा है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एंड देयरफॉर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आपका करेक्ट आंसर है डी, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। बट मैं आपको फिर से ये बोलना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में 2001 के सेंसस के हिसाब से इंफॉर्मेशन पूछी गई थी आपसे। आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा क्योंकि 2021 के सेंसस का रिजल्ट अभी आउट नहीं है, राइट। तो दिस वाज अबाउट द सेम क्वेश्चन जहां पर डी वाज करेक्ट, राइट। अभी हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट है विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो। सो यहां पर यू हैव हरियाणा which is 879, Delhi which is a union territory, right, 868, then you have Chandigarh, then you have Punjab which has 895। तो हरियाणा और पंजाब अभी भी ऐसे स्टेट हैं जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है। इसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर है which is once again has become now union territory। So Jammu and Kashmir which has 889, right। Now let's also look at state with highest sex ratio। तो यहां पर हम देखेंगे केरला is number 1। सो जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी बोला था, केरला का सेक्स रेशियो हाईएस्ट है, दैट इज। देन यू हैव पुडुचेरी विद यूनियन टेरिटरी, देन यू हैव तमिलनाडु तो 996, देन यू हैव आंध्र प्रदेश 993। सो यू कैन सी, एंड देन छत्तीसगढ़, राइट। सो यू कैन सी हियर हाउ सदर्न स्टेट जिनका एसडीआई इंडेक्स में बेटर रैंकिंग होती है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा, दे हैव द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यहां पर आपको छत्तीसगढ़ भी मिलता है, लेकिन उसका एक इंटरेस्टिंग रीजन है बिकॉज छत्तीसगढ़ इज प्राइमरली ए ट्राइबल स्टेट, यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ही प्रीडोमिनेट करती है एंड इन द ट्राइबल सोसाइटी वुमेन हैव ए मच बेटर सोशल स्टेटस। तो वहां पर ऐसा कोई जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो इतना या तो एग्जिस्ट नहीं करता और होता भी है तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एंड देयरफॉर द ट्राइबल स्टेट टेंड टू हैव ए बेटर सेक्स रेशियो। सो दिस इज अबाउट दिस। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन में डिफ्लेशन का डिस्क्रिप्शन पूछा गया। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, इट इज सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी। तो क्या एक करेंसी के फॉल इन वैल्यू अगर वो सडनली हो तो हम उसे डिफ्लेशन बोलते हैं? जी नहीं, ये होता है करेंसी डिप्रिसिएशन। तो दिस इज डिप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन है ये। ऑप्शन बी पढ़ते हैं।
इट इज परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो जब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है, यानी कि रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे स्टॉक्स एक्सेट्रा लेंडिंग वो भी कम हो रही है, और ये परसिस्टेंट है, तो उसे हम इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड दिस इज नॉट कॉल्ड डिफ्लेशन। तो बी रिजेक्ट हो गया और ए को भी हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज ऑप्शन सी, इट इज परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में फॉल हो तो क्या हम उसे डिफ्लेशन कहते हैं? जी हाँ, दिस इज द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। तो यहां पर डिफ्लेशन की अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दी गई है, राइट। ऑप्शन डी, इट इज फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन डी बोलता है कि फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज दिस? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेट्स से देयर इज ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि लेट्स से सीपीआई की बास्केट है, ये 2024 में 100 रुपए बास्केट की वैल्यू थी। अगर मान लीजिए 2025 में इसका प्राइस बढ़ के 110 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं यहां पर राइज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और यहां पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है। सो वी कैन अंडरस्टैंड देयर इज इन्फ्लेशन विच इज 10%। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ लेट्स थिंक फॉर ए मोमेंट कि ये बास्केट 2026 में जाके 115 क्रॉस करती है, राइट। सो यहां से यहां तक प्राइस 10 बढ़े थे, यहां से यहां तक प्राइस 115 हो जाता है। तो यहां से यहां पर 25 से 26 में भी प्राइस बढ़े हैं, लेकिन ये जो रेट है वो 2024 से 25 के चेंज से कम है। यानी कि देयर वाज 10% इन्फ्लेशन बिटवीन 2014 एंड 15, एंड बिटवीन 2015 एंड 16 देयर इज ए इन्फ्लेशन। द प्राइस are increasing, but they're increasing at a slower pace than 10%, right? This is called fall in the rate of inflation, and this is called disinflation, right? So you understood, this is inflation, rise in the value of goods and services. When the rate of inflation came down from 10% this year to this is less than, definitely less than 10%, 5% over, 110, so less than even 5% somewhere, then that is called disinflation. Now let's imagine in 2027, for some reason, anything could happen. Now for some reason this basket of goods and services costs 112. Now here the price of goods and services has come down from 115 to 120. If this were to happen, यानी जो चेंज हुआ है वो नेगेटिव है, because the prices have declined, not the rate of inflation has declined, the prices itself have declined, और इसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। When the rate of inflation decline, जब महंगाई की दर कम होती है, परसेंटेज जो रेट है वो कम होता है, हम उसे डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब प्राइस ऑफ आर्टिकल यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही कम हो जाता है, तो हम उसे डिफ्लेशन बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था। तो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट question. So deflation, once again, same thing, decrease in the price of goods and services when the annual rate of inflation falls below 0%. जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस ही कम होने लगते हैं, right? So that is and there is a difference between deflation, disinflation. छोड़ देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। Now let's look at another question. Which of the following are treated as artificial currency? Now let me talk about what is ADR, GDR and SDR. Then we can understand which one is treated as artificial currency, right? ADR का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। GDR का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एंड SDR स्टैंड फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपॉजिटरी रिसीट। जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है, लेट्स से देयर इज अ कंपनी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो शेयर है वो इंडिया में लिस्टेड है, राइट? सो इन्फोसिस शेयर आर लिस्टेड इन इंडिया, देयर आर शेयर्स। नाउ लेट्स से Infosys want to list its, यानी अपने शेयर वो यूएस में भी ऑफर करना चाहते हैं। उसका एक तरीका होता है कि इन शेयर्स को एक बैंक जो है अपने पास परचेस करके रख लेता है। सो दे बाई ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, लेट्स से दे बाई 100 शेयर, एंड अगेंस्ट दिस शेयर्स द बैंक इश्यूज डिपॉजिटरी रिसीट्स इन यूएस। दिस इज कॉल्ड डिपॉजिटरी रिसीट। सो इसको सिंपल टर्म्स में ये बोल सकते हैं, एक इंडियन कंपनी दूसरे कंट्री में जो अपने शेयर लिस्ट कर देती है, ऑफर करती है या ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसे हम डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली शेयर नहीं है, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट तो करते हैं,
बट दे आर नॉट एग्जैक्टली शेयर, दे आर नॉट द सेम शेयर, बिकॉज इनके बदले में किसी बैंक ने ये शेयर खरीद के अपने पास होल्ड किए हुए, उनके अगेंस्ट यानी कि उनके बदले में डिपॉजिटरी रिसीट को इशू किया है। और जब ये डिपॉजिटरी रिसीट यूएस में ऑफर की जाती हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, तो इन्हें हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। और जब ये डिपॉजिटरी रिसीट यूएस के अलावा, तो दिस इज कॉल्ड ADR because these are in America. Let's say if I were to do the same thing and do this in other countries, let's say Europe etc. तो अगर हम उसे अदर कंट्रीज में करेंगे तो इसको हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोल देते हैं, यहां पे हम इसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी? करेंसी, किसी भी आर्टिकल को करेंसी बनने के लिए उसका यूज परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में होना चाहिए। तो क्या ADR और GDR का यूज गुड्स एंड सर्विसेज परचेज में हो रहा है? नहीं, ये शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका यूज करके कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदा जा सकता। दीज सिंपली रिप्रेजेंट द शेयर वैल्यू इन ऑन फ्रैक्शनल ऑनरशिप जिसे हम बोलते हैं, यानी ये कंपनी में हिस्सेदारी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि करेंसी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ADR भी रिजेक्ट हो गया, GDR भी रिजेक्ट हो गया, और अब अगर ये रिजेक्ट हो गया तो D भी रिजेक्ट हो गया कि इसके अंदर बोथ ADR एंड SDR है, राइट? तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। व्हाट इज ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एंड व्हाट इज SDR। एंड डिपॉजिटरी रिसीट शेयर की तरह कंपनी में हिस्सेदारी को रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इज क्लियर। नाउ SDR क्या होता है? SDR इज ए, आई वुड से इज एन असेट विच इज क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इशू किया जाता है कुछ करेंसी के अगेंस्ट में। वो करेंसी कौन सी है वो मैं आपको बता दूं। सो SDR, लेट्स टॉक अबाउट SDR. SDR is a international reserve asset. To be exactly precise here, SDR is an international reserve asset. SDR is not a currency. This is straight from IMF website. So it's not a currency, but its value is based on basket of 5 currency. ये 5 currency कौन कौन सी है? US dollar, right? Euro, US, the largest economy in the world. Eurozone is probably the second largest also. Third, your Chinese renminbi. Fourth, Japanese yen. And fifth, the British pound. ये 5 करेंसी के बास्केट की से बनता है SDR. IMF defined SDR as an equivalent to the value of basket of world currency, and the SDR itself is not a currency but an asset that holders can exchange for currency when needed. तो it's not a currency but इसके बदले में करेंसी ली जा सकती है। The SDR serves as a unit of account of IMF and the other international organization. तो इसको IMF इशू करता है। Individuals and private entities cannot hold SDR. So आप और मैं SDR नहीं खरीद सकते हैं। There are only state IMF members यानी कि state and the IMF itself hold SDR, and the IMF has authority to approve other holders etc. such as central bank and multilateral development bank. Right. So, although SDR is also not currency, but given that इस क्वेश्चन में और कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि ADR हमने बता दिया हिस्सेदारी है, GDR भी हिस्सेदारी कंपनी में, तो SDR यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जिसको आप मार्क कर सकते हैं। Right? So therefore your correct option is C. Now let's look at another question. When the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? So this is a question from 2010. Option A, commercial banks will have less money to lend. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कैश रिजर्व रेशियो है क्या। So let's look at what is cash reserve ratio. Cash reserve ratio is the ratio of the total deposit held by a bank which it has to keep with the central bank. तो एक सेंट्रल कोई भी बैंक जो डिपॉजिट रिसीव करता है उसका कुछ परसेंटेज उन्हें सेंट्रल बैंक के साथ कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करना होता है। और इंडिया के केस में इंडिया के सारे बैंक चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो RBI के साथ इसको डिपॉजिट करते हैं, राइट? सो लेट्स से a customer deposits 100 crore with the bank has to deposit 4 crore with the RBI, right? So that is what they need to do as a part of fractional banking system जो कि इंडिया में है, right? वो सारा जो डिपॉजिट है उसको लैंड नहीं कर सकते। 96 करोड़ जो बैलेंस होता है वो लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है, और 4 करोड़ जो यहाँ पे एग्जांपल है वो उसको रखना होता है। एंड आई थिंक करंटली द CRR रेशियो इन इंडिया इज आल्सो 4%. सो दैट इज द CRR. तो अगर CRR को बढ़ाया जाता है जैसा कि हमारे क्वेश्चन में
पूछा गया when the announcer increase in the CRR, what does it mean? अगर इसको 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए, जैसे CRR को 4% है, उसको हम बढ़ा के 5% कर देते हैं, what will happen? This customer has still deposited 100 crore रुपए. Now the bank need to keep 5 crore with RBI, 5 crore with RBI. What is left? Only 95 crore which can be used by bank to give loan, right? So I hope you understood कि जब CRR बढ़ाते हैं तो कम पैसा अवेलेबल होगा बैंक के पास लोन की तरह देने के लिए. दूसरी तरफ अगर CRR को कम किया जाता है, लेट्स से कि ये CRR को 3% कर दिया जाता है, now what will happen? There's still 100 crore deposit. Now the bank need to keep only 3 crore with RBI. And what will be available for bank to lend? It will be 97 crore will be available for bank to lend. Now if 97 crore is available, that is more than your 96 and 95, obvious. So the bank has more money to lend. और जब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए, तो आपको लोन पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी. तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नाउ लेट्स गो बैक टू द ऑप्शन एंड एनालाइज देम. द कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज इन CRR. यहाँ पे इंक्रीज इन CRR हो रहा है, राइट? सो व्हेन यू इंक्रीज द CRR, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड. ऑफ कोर्स जैसा कि हमने देखा था 96 नॉर्मल कंडीशन थी, जब CRR बढ़ाया गया तो 5 करोड़ CRR हो गया और 95 अवेलेबल, तो बैंक हैड लेस मनी टू लैंड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बट हम बाकी ऑप्शन थे. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लैंड. दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ हैव मोर मनी. बिकॉज पहले 4% पे उन्हें 4 करोड़ मिल रहा था 100 करोड़ के डिपॉजिट पे, अब उन्हें ज्यादा मिलेगा, तो दे विल हैव नॉट लेस बट मोर मनी, राइट? तो दिस इज एलिमिनेटेड. Then C, the union government will have less money to lend. This has no relation with union government. This is happening between RBI and the bank, central bank at the bank. So this is eliminated. The commercial will have more money to lend. No, they will have less money to lend, right? जैसा कि हमने देखा था कि उनके पास पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उन्हें ज्यादा RBI के साथ रखना है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया. So I hope this is now clear. Next question, with reference to India, consider the following statement. The wholesale price index in India is available on monthly basis only. Wholesale price index in India is available on monthly basis only, right? Now, that is your first statement. Second statement, as compared to consumer price index for industrial worker, the WPI gives less weight to food article. Which of the following statement are correct? 1 and 2, 1, 2, both 1 and 2, and neither 1 and 2. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. WPI जो इंडेक्स है, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. व्हाट डज इट मेजर? इट मेजर इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ होलसेलर, राइट? जैसा कि नाम में ही मेंशन्ड, यानी कि होलसेलर से रिटेलर के बीच में जो प्राइस चेंज हो रहे हैं उसको ये मेजर करता है. यानी कि यहां इस लेवल पे, राइट, जो प्राइस चेंज हो रहा है होलसेलर के लेवल पे होंगे, और रिटेलर के लेवल पे जो होते हैं उसको हम किससे मेजर करते हैं? जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है हम उसको CPI से मेजर करते हैं, राइट? ये जब इसे बेच रहा है तो हम इसे WPI से मेजर कर रहे हैं. अब ये जो इंडेक्स है, दैट इंडेक्स अर्लियर यूज्ड टू रिलीज, पहले ये इंडेक्स वीकली बेसिस पे भी रिलीज होती थी. देयरफॉर जब ये क्वेश्चन आया था उस समय पहला स्टेटमेंट कि द इंडेक्स इज अवेलेबल ओनली ऑन मंथली बेसिस वाज इनकरेक्ट, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत था. लेकिन अब ये इंडेक्स केवल मंथली ही निकलती है, तो 2012 में जो वीकली इंडेक्स निकला करती थी इसको बंद कर दिया गया. WPI रिलीज ऑन ए मंथली बेसिस ओनली नाउ. सो उस समय ये स्टेटमेंट गलत था, लेकिन आज ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज अब WPI जो है जो कि सिर्फ मंथली बेसिस पे निकलती है. तो आई होप दिस इज क्लियर. हो सकता है आपको बुक में क्वेश्चन गलत मिले. तो नाउ WPI इज ओनली रिलीज ऑन मंथली बेसिस. ये स्टेटमेंट उस समय गलत था, लेकिन आज ये स्टेटमेंट सही है, राइट? सो the A statement 1, sorry, to be precise, was incorrect in 2010, but now it is correct. So please understand this. That is about your first statement. So first statement is now correct. It is only on a monthly basis. As compared to, अब second statement पढ़ते हैं. As compared to consumer price index for industrial worker, the WPI gives less weight to food article, right? So for this we need to understand what is this consumer price index for industrial worker, right? Now CPI, consumer price index for industrial worker, is compiled and maintained by Labor Bureau and attached office of Ministry of Labor Employment. Labor Bureau release करता है जो कि attached office Ministry of Employment है. And this is also CPI. Then there is एक general CPI and there is a consumer price index for industrial. What is this? Actually जो CPI measurement है वो retailer के level पर तो होता है, right? So one is a basket determined for normal, I would say, citizen, which is what we generally see,
right? So this is what is used for what we hear in the use. Then there is this CPI index which is maintained by Labor Bureau and released every on a monthly basis. Ministry of Labor and Employment. ये जो इंडेक्स है ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए स्पेसिफिकली मेंटेन की जाती है, रिलीज की जाती है, तो ये उनके बास्केट को रिप्रेजेंट करती है. नाउ इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस, राइट? तो इसका यूज किया जाता है डियरनेस अलाउंस पेड टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिसाइड मेजरिंग इन्फ्लेशन एंड रिटेल प्राइसेस, फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो जो मिनिमम वेज वगैरह फिक्स की जाती है उसके लिए भी इसका किया था. सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड ग्रुप हैज ए वेटेज ऑफ 39.1% as compared to the combined weightage of 24% in the wholesale price index food basket. तो ये जो इंडेक्स है वो 39% का वेटेज देती है फूड ग्रुप को कंपेयर टू 24% इन द WPI. तो hence the statement B is correct यहाँ पर. So let's go back here. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस जो है उसका 39% वेटेज है, जबकि अगर हम WPI में देखेंगे तो यहाँ पे फूड आर्टिकल 15.3 है. इसके अलावा जो और भी कुछ आर्टिकल है आपको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में आते हैं, इसलिए जो टोटल वेट हो जाता है वो 24% हो जाता है, राइट? दिस इज ऑल्सो एन इंडेक्स विच मेजर इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर, राइट? WPI रिटेलर के लेवल पे करती है, होलसेल के लेवल पे करती है. दिस मेजर एट द लेवल फ्रॉम रिटेलर टू जब कंज्यूमर को जो प्राइस पे करने होते हैं उसको करता है. एंड द बेस ईयर फॉर दिस इज 2016. द स्टेटमेंट 2 that is correct, right? So your statement 2 is correct. Now let's come back. The wholesale price level in India is available on a monthly basis only. Now this is correct. Statement 1 जैसा कि मैंने आपको बताया उस समय पर ये गलत था. As compared to the CPI for industrial worker, WPI gives less weightage to the food article. This is also correct क्योंकि इसमें जो वेट मिल रहा है मैंने जैसा आपको बताया वो 24% ही होता है और इसमें 39% होता है, right? So this is also correct. Therefore both of them are correct and this is the right answer. यो आपको बुक्स में गलत मिल सकता है. Now let's look at this question. In the context of Indian economy, consider the following pairs. 2010 का क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी डेली आंसर राइटिंग पर्सनल मेंटरशिप के साथ करना चाहते हैं तो अगले वीडियो को ध्यान से देखें और ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा इस शॉर्ट वीडियो के बाद. अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. ये है बनो आईएएस. इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई. यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है. ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो. साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है. यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं. डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है. इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है. यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है. और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने. तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस. इस शॉर्ट वीडियो के बाद लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में टर्म दिए गए हैं, यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया. हमें उन्हें मैच करना है, राइट? हमें देखना है कौन से करेक्टली मैच्ड है. मेल्ट डाउन, फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट, स्लो डाउन, फॉल इन जीडीपी. तो इफ यू नो दैट इंडिया इज करंटली फेसिंग स्लो डाउन, राइट? स्लो डाउन का मतलब होता है लेट्स से कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी ग्रो एट वेरी फास्ट पेस, इवन टच 9% इन 1 year, एंड नाउ दैट ग्रोथ रेट इज कमिंग डाउन टू 6%. सो जीडीपी ग्रोथ तो अभी भी हो रही है, उस समय 9% हो रही थी, आज ये 6% हो रही है, बट देयर इज ए डिक्लाइन इन द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ. अगर जीडीपी ग्रोथ की रेट कम हो रही है तो हम उसे स्लो डाउन बोलते हैं. दैट इज योर फॉल इन ग्रोथ रेट. सो स्लो डाउन इज इनकरेक्टली मैच्ड एंड देयरफॉर रिसेशन इज आल्सो इनकरेक्टली मैच्ड. बट स्टिल लेट्स लुक एट द टर्म. रिसेशन क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है, इसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन होती है, देयर इज डिक्लाइन इन जीडीपी फॉर 2 consecutive क्वार्टर. इसका मतलब है लेट्स से किसी कंट्री की जीडीपी 2 क्वार्टर यानी 2 तिमाही में डिक्लाइन हो जाती है, राइट? तो नॉट द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन,
रेट ऑफ ग्रोथ अगर कम हो रही है तो वो स्लो डाउन है। अगर रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है यानी फॉल इन जीडीपी, दिस मींस योर रेट इज नेगेटिव। इंडिया में कब ऐसा हुआ था? इंडिया में ऐसा हुआ था कोविड के बाद, राइट? इंडिया में जनरली ऐसा होता नहीं है बिकॉज अवर जीडीपी स्टिल ग्रोज एट 6% इवन इफ देयर इज अ स्लो डाउन, बट दिस डज हैपन इन डेवलप्ड कंट्री जहां पे ग्रोथ रेट 2 या 3% हो सकती है, ठीक है? सो देयर इज अ फॉल इन ग्रोथ रेट, दिस इज योर ग्रोथ रेट इज लोअर बट स्टिल पॉजिटिव। तो ये स्लो डाउन को फॉल इन जीडीपी से गलत मैच किया गया, राइट? दिस इज इनकरेक्ट। रिसेशन शुड हैव बीन मैच्ड विद दिस, देयरफॉर दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो यहां पर ये दो गलत मैच है, राइट? दिस शुड हैव बीन मैच्ड विद मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन होता है जब स्टॉक प्राइसेस सडनली फॉल हो जाती है, नो, सडन फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, एंड दैट इज आल्सो हैव टू बी टू एन एक्सटेंट, मैं बोलूंगा स्टीप, जैसा कि इंडिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था, कोविड के टाइम पे हुआ था, उसे मेल्ट डाउन बोला गया था। तो ये करेक्टली मैच्ड है। मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन मतलब सडनली जैसे मेल्ट हो जाती है कोई चीज तो सडनली यू नो इट विल फॉल डाउन, राइट? सेम वे स्टॉक प्राइस सडनली स्टीपली फाइट हो तो बहुत तेजी से गिर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट टर्म है वही करेक्टली मैच है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 1 है। दिस इज यू नो एज आई मेंशन अर्लियर, रिसेशन इज ए पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन, जहां पे जो है इकोनॉमिक टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन। दिस इज यू कैन सी यहाँ पर क्या होगा जब रिसेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, राइट? इसीलिए रिसेशन से डर लगता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है कंट्री में। कंज्यूमर परचेज फॉलो, कंज्यूमर नहीं खरीदते हैं, बिजनेस बिकॉज कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे तो कंपनीज की सेल्स नहीं होती है, दे गो बैंकरप्ट, राइट? पीपल लूज देयर होम, राइट? बिकॉज लोगों ने लोन पे घर लिया होता है, उनकी नौकरी चली जाती है तो दे डिफॉल्ट ऑन द होम लोन, तो होम्स आर टेकन केयर, एंड यंग पीपल कैन नॉट गेट ए गुड जॉब इवन आफ्टर स्कूल, राइट? सो दिस इज कॉल्ड योर रिसेशन। नाउ in next page we look at slow down, economic growth is still happening, जो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी है लेकिन स्लो हो गई है। Now in the context of governance consider the following, right? So हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और इसके बाद हमसे पूछा गया which of the above can be used as a measure to control fiscal deficit, right? तो फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया में कम करने के लिए हम इनमें से कौन सा मेजर ले सकते हैं, राइट? तो I hope you know fiscal deficit. Fiscal deficit represent when government is spending much more than its income, right? तो गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करती है और ऐसी कंडीशन में वो मार्केट से बोरो करती है, लोन लेती है, राइट? जो गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में इशू किए जाते हैं जिसे आप, मैं और बैंक्स खरीदते हैं। तो दिस इज यू नो फिजिकल डेफिसिट बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन ऑल इट्स इनकम, दैट इज योर फिजिकल डेफिसिट, राइट? हालांकि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, मे बी अनदर क्वेश्चन विल डू। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसीडर फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू measure can be taken to control the inflation fiscal deficit. First देखते हैं encouraging foreign direct investment inflow. Foreign direct investment inflow. अब foreign direct investment आपको पता है, this is the investment which companies do, long term investment जो इंडिया में करती हैं, जैसे they set up a plant और वहां पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो पैसा आता है तो वो तो लोगों को मिलता है, गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट होता है, बट दिस इज नॉट डायरेक्ट इनफ्लो टू द गवर्नमेंट। और एफडीआई है तो गवर्नमेंट स्पेंड भी नहीं कर रही। अगर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो आइदर गवर्नमेंट शुड स्पेंड लेस, दैट इज वन वे टू डू इट, राइट? फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल कैसे करेंगे? फर्स्ट इज गवर्नमेंट शुड स्पेंड लेस, देयर इज अ सेकंड वे, दैट इज गवर्नमेंट शुड अर्न मोर बाय वे ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा, डिसइन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, राइट? तो इससे तो दोनों ही नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका, बिकॉज ये एफडीआई का पैसा गवर्नमेंट को मिलना नहीं है, स्पेंडिंग और इनकम पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। सेकंड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. Now, privatization of higher educational institution can be said to be the right option if government was, spending significantly more on higher educational institution, right? So that could be considered one of the way in which government can reduce fiscal deficit. So this could be right answer. Let's go to third and fourth and look at the option. Then we'll come to the conclusion. Downsizing the bureaucracy. Bureaucracy refer to civil services. अब civil services को सैलरी देनी होती है, बाकी बेनिफिट देना तो खर्चा बहुत होता है, एंड अगर इस खर्चे को कम किया जाए यानी कि ब्यूरोक्रेसी को कम किया जाए, डाउन साइड किया जाए, तो स्पेंडिंग कम होगी और उससे फिजिकल डेफिसिट कम होगा, तो ये तो सही ऑप्शन में होना चाहिए। फोर्थ, सेलिंग ऑफ लीडिंग द शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट? अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे एलआईसी एक्सेट्रा में अगर गवर्नमेंट स्टेक बेचती है तो उस पैसे से जो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी होती है यानी कि जो बॉन्ड इशू करने होते हैं वो कम हो जाएगा, देयरफॉर इट विल अर्न मोर, ऑल्दो इट इज सेलिंग कैपिटल असेट यानी कि अपने असेट्स को बेच रही है, लेकिन इनकम तो बढ़ जाएगी, तो दिस विल रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, देयरफॉर दिस इज करेक्ट, राइट? सो गिवन दैट फर्स्ट वाज रॉन्ग, वी कैन एलिमिनेट दिस एंड given that 3 and 4th both are there in B and D, now we need to make a decision whether privatization of higher education institution should be part of our answer. Now, government
does spends a lot on education institution. जो भी educational institution है उनमें गवर्नमेंट काफी स्पेंड करती है, एंड दे नॉट ऑल ऑफ देम आर sort of सेल्फ फाइनेंसिंग इन द सेंस दैट जितने स्पेंड होता है वो उतना करते हैं, ऐसा नहीं है. तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हेल्प इन रिड्यूसिंग स्पेंडिंग. देयरफॉर बी शुड बी द राइट आंसर हियर, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन करने से इनका जो खर्चा एक्सेट्रा है वो गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा. Therefore, B should be the part of your answer. So 2, 3 and 4 is the option, right answer. India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to. तो आप और मैंने कई बार ये टर्म सुना होगा, demographic dividend, right? Now यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए. It is high population in the age below 50. It is high population in the age group of 15-64. It is high population in the age group of 65. It is high total population. High total population को demographic dividend नहीं बोलते हैं. Demographic dividend का मतलब होता है when there are relatively more people, यानी the ratio of people in income earning age group is higher than the people who are dependent. तो अगर हम लोगों को क्लासिफाई करें, let's say below 15, right? So there are people who are below 15, there are people in the age group of 15 to 64, let's say, and there are people in the age group of 65 and plus. ये 15 से नीचे वाले children हैं, right? They are dependent, they don't earn unless it's a child labor which is illegal. These are the people who work, earn, save, spend, right? So those are people in 15 to 64. ये काम करते हैं, कमाते हैं, खर्चा भी करते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सेव करते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, एंड दे सेव फॉर देमसेल्फ रिटायरमेंट. 65 के ऊपर के लोग हैं ये, these are old people, elder, they are also dependent, right? So these are also dependent. Now demographic dividend होता है जब the ratio of these people are high, because this has benefit. इसके फायदे होते हैं. अगर इनका रेशियो ज्यादा है तो काम करने वाले लोग भी ज्यादा है और इनकम बढ़ेगी तो दे विल स्पेंड इट एंड देन दे विल सेव एवरीथिंग. व्हेन दिस पॉपुलेशन जो कि 15 से 64 की एज में है, जब इसका प्रोपोर्शन टोटल पॉपुलेशन में, सो वी लुक एट दिस एज पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 divided by total population. When this percentage is high, the country has more people to work, they produce more, they consume more, and they save and they invest. Therefore, the economy tends to do well, right? And this is the time when generally the country also achieves not just material wealth, but other things, including its place in the global order, etc. So it is now. Let's look at the option now. It is high population in the age group below 15. I said this is dependent population. This is not correct. High population in the age group 15-64. This is correct. It is high population in the age group above 65. This is dependent population. It is high total population. No, this is not correct. Therefore, your B is the answer. So let's move ahead. And demographic dividend rise in the rate of the economic growth due to rising share of working age population, like I mentioned. And जो demography है वो किस एज ग्रुप में है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस ग्राफ के थ्रू. And you can see that the graph is wider at the base because there are more people here, and when they reach in this, they are working, etc. They contribute to the economic development. This is about, compared to that, look at the China's this graph, and you can see they have more people here, right, who will probably age over a period of time, and they will have more soon, they will have more dependent, so their average age may be declining very soon. Now let's look at this question: which one of the following is not a feature of value added tax? Okay? Not a feature of value added tax, right? Now let's look at this options, and through them I will explain this feature, right? So VAT, it used to be imposed on consumption of goods and services. तो goods पे भी लगता था, services पे भी, and must be borne by the consumer, ultimately borne by the, this is tax on the final consumption of goods and services and must be ultimately borne by the customer. तो VAT किस पे लगता था? Whenever you bought something, you paid value added tax, right? So this is on the sale of goods and services, इस पे ये apply होता था. And it is indirect tax. So although it was paid by, let's say, shopkeepers / company, so company would make the payment of this to the government. However, indirect tax में जैसा होता है, जैसे GST में भी होता है, that is ultimately borne by the consumer, क्योंकि वो आपको pass on कर दिया जाता है. So this is correct. Now VAT was a multi-point destination based system. इसका क्या मतलब है? Destination based taxation का मतलब होता है जहां पर गुड्स फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं वहां पर ये टैक्स लगाया जाएगा. So that is your destination based system of taxation. Now let me explain what is other thing apart from destination based. The other way to tax is
you tax the production itself, right? There are two ways to tax. अगर कुछ, let's say there is something is produced, we can tax them at the place of production or at the place of consumption. So VAT is this, place of consumption पे tax होता है, right? Place of consumption. So इसे destination based system. What is multi-point system? Multi-point system का मतलब ये है कि ये जो टैक्स है एक जगह पे नहीं लगता था, ये टैक्स मल्टीपल स्टेज पे अप्लाई होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज ए प्रोड्यूसर, राइट? सो प्रोड्यूसर सोल्ड समथिंग, देन देयर इज, लेट्स से, होलसेलर, एंड देन देयर इज रिटेलर. सो वैट वाज इम्पोज्ड एट ऑल दीज स्टेजेस. होलसेलर की स्टेज पे भी, रिटेलर की स्टेज पे भी था. एंड इट अलाउड क्रेडिट. मतलब अगर होलसेलर ने लेट्स से कुछ गुड्स रिटेलर को बेचे तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसको ऑफसेट किया, ऑफसेट मतलब उसको कम किया जा सकता है अगर उसने कुछ स्पेंड किया है और उस पे उसने जो पेमेंट किया उसमें उसे टैक्स का चार्ज किया गया था. तो इस तरीके से लेस से वो टैक्स पे करता है 100 रुपए का, उसको पे करना 100 रुपए का, लेकिन उसने ऑलरेडी कुछ मटेरियल खरीदा है जिसमें उसको टैक्स वो पे कर चुका है, लेस से 40 रुपीज का, तो अब उसे 60 रुपीज ही पे करना होता. तो ये मल्टी पॉइंट सिस्टम होता था, यानी कई जगह पर लगता था. जीएसटी भी इसी तरह मल्टी पॉइंट है, यानी हर स्टेज पर आपको जीएसटी पे करना होता है और आप इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. यानी कि आपने पिछला जो सामान खरीदा, आपका जो कंज्यूमशन है, उस पर आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? Then it is tax levied on value addition at stage of transaction in the production distribution chain. So this is also correct that the tax was levied on the value addition at each stage. जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल स्टेज पे लगता था, इसीलिए इसका नाम है, जो पहला पॉइंट दिया हुआ, मल्टी पॉइंट, यानी कई जगह पे लगता था. और बी में लिखा टैक्स लेविड ऑन द वैल्यू एडिशन ईच स्टेज. तो हर बार जो वैल्यू में चेंज होता था उस पे लगेगा. एग्जांपल लेते हैं ब्रेड का. लेट्स से एक आटा बनाने वाली कंपनी है, वो गेहूं खरीदती है, उससे आटा बनाती है. तो गेहूं से आटा बनाने में जो वैल्यू एडिशन हुआ, बिकॉज वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? पर केजी ज्यादा प्राइस मिलेगा, उस वैल्यू में जो चेंज हुआ उस पे टैक्स पे करना होता, राइट? वो फ्लोर बनाने वाली कंपनी को पे करना होगा. नेक्स्ट स्टेज में अगर कोई उस फ्लोर को, आटे को यूज करके ब्रेड बनाता है, तो उसे किस अमाउंट पे टैक्स पे करना होगा? जो ब्रेड में उसे बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिलेगा वैल्यू एडिशन की वजह से, माइनस जो आटे पे उसने ऑलरेडी पे, आटे खरीदा था तब उसने जो ऑलरेडी पे कर दिया था, क्योंकि आटा बनाने वाली कंपनी ने उससे ही कलेक्ट किया था. सो इट इज ए टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन. जो चेंज इन वैल्यू होता है हर स्टेज पे, उस पे जो टैक्स लगता था इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन. सो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट जो स्टेटमेंट है, दैट इट इज बेसिकली a subject of central government and the state government are only as a facilitator for a successful implementation. Now जो VAT होता था, that is levied and as well as collected by the state government. Central government का इससे कोई लेना देना नहीं था. It was all about state government का ही ये काम था. स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती थी, कलेक्ट करती थी, अप्रोप्रिएट करती थी. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर दिस इज आवर आंसर. दिस डी इज आवर आंसर. इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट collection of taxes. It's not just they are acting as facilitator, they are collecting and appropriating it. So now let's look at this VAT being a tax on sale or purchase of goods within a state is a state subject by virtue of entry 54. तो ये entry 54 of the state list of the 7th list of the Constitution of India. Since VAT sales tax is state subject, the central government has been playing the role of facilitator for successful implementation of VAT. So D is the correct implementation. ठीक है? तो central government has been playing the role of facilitation rather than state government. वहां पे गलत दिया हुआ था. Now I also want you to note down that जो वैट था पहले लगता था, अब इसको जीएसटी से रिप्लेस कर दिया गया है, राइट? सो नाउ वी हैव अ जीएसटी इन विच सेंटर एज वेल एज स्टेट कलेक्टिवली इंपोज टैक्स. इसके पहले क्या होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपना लगाती थी, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था. एंड उसमें बहुत सारा टैक्स इवेजन भी था, बिकॉज पता नहीं चलता था कई बार. समवन वाज बाइंग सेलिंग, देयर इज नो कंप्लीट चेन जहां पे ट्रैक रखा जा सके. इसलिए वी इंप्लीमेंटेड जीएसटी. और जीएसटी में जो बहुत सारे टैक्सेस हैं उनको सब्स्यूम, मतलब सारे टैक्सेस अब जीएसटी के नाम पर ही लगते हैं. जैसे इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, राइट? दिस इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया. तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उस पे जो एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो इसमें है. एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है वो भी इसमें शामिल है. ड्यूटी ऑन एक्साइज मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज गुड्स एंड स्पेशल इंपोर्टेंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल इंपोर्टेंस, एडिशनल ड्यूटी ऑन कंज्यूमर काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है ये आप मुझे बताएं. तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है? एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स is a tax applied on imported goods to align their prices those to domestic products supporting the Indian manufacturer. So these are only applied on imported goods में लिखते हैं countervailing duty, right? Now there is another form of tax which is applied on
गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, और वो क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। देन सर्विस टैक्स हैज बीन आल्सो सब्स्यूम, यानी सर्विस टैक्स ऑफ जीएसटी के नाम से ही लगता है। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस जो है वो भी सब्स्यूम कर लिए गए। सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। So that is this. Then there are state taxes which have been subsumed in GST. State VAT, that is your state value added tax, a tax on value added to the goods and services at each stage of the supply chain, varying by the state. तो मैंने जैसे बताया हम स्टेट वैट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे तो स्टेट वैट इसमें आ गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स जो कि एंटरटेनमेंट टैक्स आपका लगता है सिनेमा की प्राइसेस पे, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, स्टेट सरचार्ज एंड टैक्सेस ऑल हैज बीन subsumed within the GST. तो प्लीज नोट वैट अब नहीं है, अब जीएसटी है। तो दिस वाज टैक्सेस व्हिच आर नॉट subsumed in जीएसटी। तो जीएसटी में अभी शामिल क्या नहीं है ये याद रखिए। सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो ये जो कस्टम ड्यूटी होती है ये हम इंपोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं, दिस सेपरेट फ्रॉम जीएसटी, एम्ड रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड सपोर्टिंग लोकल बिजनेस। तो ये अभी जीएसटी का पार्ट नहीं है, राइट, दिस इज आउटसाइड जीएसटी, याद रखिए। और जो टर्म जो टैरिफ की बात करते हैं जो लगा रहे हैं यूएस में, दिस इज व्हाट वी इंपोज, कस्टम्स ड्यूटी, इसको हम टैरिफ। टैक्स ऑन डीजल एंड पेट्रोल, दिस इज स्टिल आउटसाइड द जीएसटी, प्लीज पे अटेंशन। टैक्स ऑन टोबैको एंड कोल आउटसाइड जीएसटी। स्पेशल ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी ये अभी भी आउटसाइड है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। व्हीकल टैक्स, व्हीकल पे जो लगता है रजिस्ट्रेशन के समय पर, ठीक है, ये भी आउटसाइड है। प्रॉपर्टी टैक्स जैसा कि है वो भी अभी आउटसाइड है जीएसटी के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो you can hit the like button and definitely subscribe. I will be back with another video very soon. Thank you for watching. Bano IAS.